तो अब हम सीखेंगे कि एमलगमेशन के केस में इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। जो कि अभी जैसे कि एमलगमेशन होना मतलब क्या, एक कंपनी दूसरे कंपनी में मर्ज होना। जैसे कि अभी वोडाफोन आइडिया एक कंपनी दोनों में मर्ज हो चुकी है। तो इसके केस में क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो इसमें हम सीखेंगे कि भाई शेयर होल्डर के हाथ में क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा, कंपनी के हाथ में क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा। पहली बात है, जो एमलगमेशन हो रहा है कंपनी के हाथ में, कंपनी जैसे कि वोडाफोन आइडिया का अमलगमेशन हो रहा है। वोडाफोन ने कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र किए किसको, आइडिया लिमिटेड को। फॉर एन एग्जाम्पल, तो अमलगमेटिंग कंपनी ने ट्रांसफ़र किए कैपिटल एसेट आइडिया लिमिटेड को। तो सबसे पहली बात, सर कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र किए, क्या कैपिटल गेन लगना चाहिए? नहीं, कैपिटल गेन नहीं लगेगा एज पर सेक्शन 47। बट जो कुछ कंडीशंस है जो मेट करनी चाहिए अमलगमेशन में, तभी आपको नॉर्मली कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो सर वो कंडीशंस क्या है? वो कंडीशंस है कि जो एमलगमेशन हो रहा है वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी के बीच एमलगमेशन होने चाहिए। और एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को जब एमलगमेशन हो रहा है तो ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एमलगमेटिंग कंपनी, मतलब सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि थोड़े एसेट्स थोड़े लायबिलिटीज दे दिए, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होने चाहिए। मिनिमम 75% इन वैल्यू जो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर है, मतलब मैं बोल सकता हूँ अमलगमेटिंग कंपनी या वोडाफोन कंपनी, इसके जो जैसे कि शेयर होल्डर, इसके जो शेयर होल्डर थे, तो 75% इन वैल्यू, मेरे को नंबर ऑफ शेयर होल्डर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि 10,000 थे तो 10,000 के 75% इज इक्वल्स टू 7,500 इन वैल्यू हो गए। 10,000 शेयर होल्डर थे, 10,000 इन वैल्यू मेरा था, तो 7,500 मैं बोल सकता हूँ। तो कम से कम 75% इन वैल्यू जो शेयर होल्डर थे वो न्यू कंपनी, मतलब अमलगमेटेड कंपनी आइडिया कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। अब नॉर्मली क्या है, अभी हम सीखेंगे टैक्स ट्रीटमेंट, शेयर होल्डर के हाथ में क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा। जो नॉर्मली पुरानी कंपनी थी, अमलगमेटिंग कंपनी थी वोडाफोन लिमिटेड कंपनी, उसको भी नॉर्मली आइडिया कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, मतलब अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। मतलब पुरानी कंपनी के शेयर्स के बदले में शेयर होल्डर को एक्सचेंज में न्यू कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। तो एक्सचेंज तो नॉर्मली ये ट्रांसफ़र तो है एज पर कैपिटल गेन चैप्टर, दिस इज अ ट्रांसफ़र। तो क्या इस पे कैपिटल गेन लगेगा? शेयर होल्डर के हाथ में क्या कैपिटल गेन लगेगा? नहीं, एज पर सेक्शन 47 कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। शेयर होल्डर को नए कंपनी के शेयर्स मिले, शेयर होल्डर ने उस नए कंपनी के शेयर्स को बेचा बाहर, तब तो कैपिटल गेन लगेगा। हाँ, तब कैपिटल गेन लगेगा। तो सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने का? जो आपने पुरानी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, जितने में भी खरीदे थे, मतलब वोडाफोन के शेयर्स आपने जितने में खरीदे थे, वो आपकी नॉर्मली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। सर ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड करने के लिए जो हम पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे, तो वो कहाँ से लेंगे? तो आपने जो अमलगमेटिंग कंपनी जो वोडाफोन है, जो आपकी पुरानी कंपनी है, उसके शेयर्स आपने जब खरीदे, वहीं से आप उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर करोगे टिल डेट ऑफ ट्रांसफ़र। नो, अभी क्या है, जैसे कि एक वोडाफोन कंपनी अभी अमलगमेशन हो रहा है, तो पुरानी कंपनी जब इंडिविजुअल वर्क कर रही थी तभी उसका कुछ अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन था। तो जो न्यू कंपनी में ट्रांसफ़र हो गई, तो जो उसका बचा हुआ जो अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन था, क्या वो नई कंपनी जो आइडिया लिमिटेड है, क्या वो कैरी फॉरवर्ड कर सकती है? हाँ, वो कर सकती है। और अगर मेरा स्पेक्यूलेटिव लॉसेस था, पुरानी कंपनी जब इंडिविजुअली वर्क कर रही थी वोडाफोन आइडिया, तो उसका कुछ स्पेक्यूलेटिव लॉसेस था, अभी उसका अमलगमेशन हो गया, तो न्यू कंपनी क्या स्पेक्यूलेटिव लॉसेस भी उसके कैरी फॉरवर्ड कर सकेगी? नहीं, स्पेक्यूलेटिव लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। तो अभी बात उठती है, सर पीजीबीबी लॉसेस, जब वोडाफोन लिमिटेड इंडिविजुअली वर्क कर रही थी तब उसके कुछ पीजीबीबी लॉसेस थे जो कैरी फॉरवर्ड किए थे, वो भी बचे हैं, अभी अमलगमेशन हो गया, क्या वो पीजीबीबी लॉसेस मैं अब कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा? जो आइडिया लिमिटेड है वो क्या कर पाएगी? हाँ, वो कर पाएगी। उसको फ्रेश 8 ईयर्स मिलेंगे, चाहे वो कैरी फॉरवर्ड होके 4 साल गुज चुके, 4 साल पीछे बीत चुके हैं, फिर भी उसको नॉर्मली कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इसको 8 साल का टाइम दिया जाएगा फ्रेशली। आइडिया लिमिटेड को फ्रेशली 8 ईयर्स का टाइम दिया जाएगा।
तो नॉर्मली डीमर्जर है क्या? कंपनी की कोई एक अंडरटेकिंग उसको एक अलग कंपनी बना देना, उसको हम नॉर्मली डीमर्जर बोलते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ रिलायंस उसकी एक अंडरटेकिंग है जियो। रिलायंस के अंदर बहुत सारे अंडरटेकिंग है, जियो हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया और बहुत सारे अंडरटेकिंग है। तो एक जियो को एक अलग ही कंपनी बना देना, इसको नॉर्मली हम डीमर्जर बोलते हैं। तो जियो को एक अलग कंपनी बना देना उसको हम डीमर्जर बोलते हैं। तो जियो को अलग कंपनी बनाया, इसको हम रिजल्टिंग कंपनी बोलेंगे। और जो पुरानी कंपनी है वो रिलायंस लिमिटेड, दिस इज आर डीमर्ज्ड कंपनी, तो इसको नॉर्मली डीमर्जर बोलते हैं। तो डीमर्जर के अंदर टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो वो हम नॉर्मली सीखेंगे। तो नॉर्मली कोई कैपिटल गेन तो नहीं है डीमर्जर के केस में। उस अंडरटेकिंग के रिलेटेड कैपिटल एसेट होंगे वो तो ट्रांसफर होंगे, मतलब रिलायंस जियो के रिगार्डिंग जितने कैपिटल एसेट है वो ट्रांसफर करेगी, अलग जियो लिमिटेड एक कंपनी बन गई तब, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, उसके केस में क्या कैपिटल गेन लगेगा? नहीं, इसके केस में कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा एज पर सेक्शन 47। बट कुछ कंडीशंस है वो नॉर्मली सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो नॉर्मली कंडीशंस ये है कि पहली बात है कि भाई इंडियन कंपनी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, और सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर होने चाहिए। सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर होने चाहिए। तो एसेट एंड लायबिलिटीज क्या? सारे, मतलब जियो कंपनी के जो जियो अंडरटेकिंग है उसके रिगार्डिंग जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो सारे ट्रांसफर होने चाहिए, उनका बोलना मतलब ये है। और जो जो अंडरटेकिंग कंपनी है, मतलब जो जो जियो के पुराने जो थे, जो उसके 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स कम से कम रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए, इसके बारे में ये कंडीशन बोली है। और जो एसेट एंड लायबिलिटीज है वो नॉर्मली बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होने चाहिए। किसको? रिजल्टिंग कंपनी को, जो अब नई कंपनी बनी है जियो लिमिटेड। फिर वो जियो लिमिटेड उस उस एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं भी करेगा तो चलेगा, वो इंडेक्स के हिसाब से एज पर मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड करना चाहती है तो भी चलेगा, बट आप तो ट्रांसफर करो बुक वैल्यू के हिसाब से ही, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। डीमर्ज्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर थे, जैसे कि पुरानी जो जियो थी उसके जो शेयर होल्डर थे उसको अब नॉर्मली जियो लिमिटेड के शेयर्स मिलेंगे, तो वो उनको वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलने चाहिए। मतलब जितने भी शेयर्स हैं वो प्रोपोर्शनेटली सब में डिवाइड होने चाहिए, प्रो राटा बेसिस में आप बोल सकते हो। और जो ये डीमर्जर हो रहा है, सबसे पहली बात तो ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही होना चाहिए। सीखेंगे कि डीमर्जर के केस में शेयर होल्डर के हाथ में क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा। जो डीमर्ज्ड कंपनी, मतलब पुरानी कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनको न्यू कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, न्यू कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नॉर्मली क्या भी 56-10 लगना चाहिए। तो नॉर्मली इनके हैंड में क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा उसके बारे में बोला गया है। तो सबसे पहली बात है, इनके हैंड में कोई कैपिटल गेन नहीं है, देयर इज अ नो कैपिटल गेन एज पर सेक्शन 47। तो बाद में क्या होगा, अभी मेरे को रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिले, मतलब न्यू कंपनी के शेयर्स मिले, उसको फ्यूचर में मैं सेल आउट करूँगा। फ्यूचर में जब मैं सेल करूँगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लूँगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरे को फ्री में मिले तो क्या मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील ले लूँ? नहीं, बट आपने जो डीमर्ज्ड, मतलब पुरानी कंपनी के जब शेयर्स एक्वायर किए थे तब तो आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए ही थे ना, कुछ पैसे किए थे ना, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है तो उसके बारे में नॉर्मली हम सीखेंगे। तो आपने पुरानी कंपनी के शेयर्स कितने में खरीदे थे, मतलब डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर्स आपने कितने में खरीदे थे, डिवाइडेड बाय नेट वर्थ इनटू बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड इन डीमर्जर टू रिजल्टिंग कंपनी। तो अभी सर ये नेटवर्थ मतलब मैं क्या क्या लूँ? पेड अप शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व इज योर नेटवर्थ। ठीक है सर, मैंने इसके हिसाब से मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो निकाल ली, मतलब मेरे रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतनी है। तो सर क्या जब मैं कैपिटल गेन कंप्यूट करूंगा तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे मैं इंडेक्सेशन ले सकता हूँ? हाँ, आप इंडेक्सेशन बिल्कुल ले सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि शेयर होल्डर और कंपनी के हैंड्स में डीमर्जर के केस में कोई टैक्स नहीं लगता है। डीमर्ज्ड कंपनी मतलब पुरानी कंपनी के पास उस अंडरटेकिंग के रिगार्डेड कुछ लॉसेस है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन,
स्पेक्यूलेटिव लॉस, बिजनेस लॉस। अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग मतलब जियो जो पुरानी कंपनी के रिगार्डिंग अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है, तो जो भी रिजल्टिंग कंपनी है उस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। स्पेक्यूलेटिव लॉस पड़ा हुआ है तो रिजल्टिंग कंपनी वो स्पेक्यूलेटिव लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। बिजनेस लॉस पड़ा हुआ है, आपको फ्रेश 8 ईयर्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकोगे बट जैसे एमलगमेशन में फ्रेश 8 ईयर्स मिलता है वैसे डीमर्जर में फ्रेश 8 ईयर्स नहीं मिलेंगे। जो आपका रिमेनिंग पीरियड है कैरी फॉरवर्ड का उतना आप नॉर्मली कर सकते हो। एक केस सिनेरियो है, मतलब डीमर्जर के केस में एक्स लिमिटेड है, ये डीमर्ज्ड कंपनी है, इनका डीमर्जर हुआ तो रिजल्टिंग कंपनी बनी एक्स वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड के जो पूरे टोटल एसेट्स थे तो उसमें 30% ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड, रिजल्टिंग कंपनी को 30% मतलब जो भी अंडरटेकिंग अलग हुई उसमें 30% ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड। तो अभी एक्स लिमिटेड के पास अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड लॉसेस बचे हुए हैं 130 लाख रुपए और एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मतलब डीमर्ज्ड कंपनी के पास 130 लाख रुपए और 250 लाख रुपए ये अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड लॉस बचे हुए हैं। तो मेरा क्या बोलना है, तो क्या उसको रिजल्टिंग कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी, मतलब जो एक्स वाई लिमिटेड है। तो नॉर्मली सेक्शन 72A क्या बोलता है, जो ये अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है और ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, इफ़ इट इज़ अ डायरेक्टली रिलेटेबल टू द अंडरटेकिंग ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ डीमर्जर, मतलब मैं डायरेक्टली रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये जो पूरा का पूरा है जो अंडरटेकिंग डीमर्जर में ट्रांसफ़र हुई है वो उसी का ही है, तो नॉर्मली रिजल्टिंग कंपनी उसको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर पाएगी। तो फिर डीमर्ज्ड कंपनी को फिर इसमें कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाद में नॉर्मली क्या है, सेक्शन 72A जो ये अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है और जो ये एक्यूमुलेटेड लॉस है मैं डायरेक्टली रिलेटेबल, मतलब जो डीमर्ज्ड कंपनी है मतलब पुरानी कंपनी है एक्स लिमिटेड है वो उसको डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पा रही है कि भाई ये वही अंडरटेकिंग का है जो ट्रांसफ़र हुआ है इन केस ऑफ डीमर्जर। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपोर्शनेट करना है बिटवीन डीमर्ज कंपनी एंड रिजल्टिंग कंपनी, मतलब उस लॉस को आपको अपोर्शनेट करना है डीमर्ज कंपनी एंड रिजल्टिंग कंपनी in following proportion: asset retained by the demerged company and asset transferred to the resulting company। ये प्रोपोर्शनेट में आपको नॉर्मली करना है। तो एसेट मतलब डीमर्ज्ड कंपनी ने कितना रिटर्न किया दैट्स 70% और रिजल्टिंग कंपनी ने कितना रिटर्न किया दैट्स 30%, मतलब 30% एसेट रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर हुआ है। तो रेशियो है 70:30। तो नॉर्मली 130 लाख मेरा सपोज लॉस है, तो डीमर्ज पुरानी कंपनी 91 और रिजल्टिंग कंपनी 39, तो पुरानी कंपनी 91 लाख ये कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकती है और रिजल्टिंग कंपनी 39 लाख ये कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकती है।